आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोलीय चालक की धारिता। पहले हम लोगों ने संधारित्र पढ़ा, धारिता के बारे में समझा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस के बारे में समझा। अब हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि दुनिया में किस किस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्या प्रक्रिया होती है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह जो भी संबंधित चीजें हैं। तो उस श्रेणी में हम सबसे पहले ले रहे हैं गोलीय चालक के लिए। हम पहले चालक के लिए बात करेंगे, फिर देखेंगे कि और किस किस तरह के संधारित्र इस दुनिया में होते हैं। चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने एक गोलीय चालक लिया जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है और इस पर हमने एक धनात्मक आवेश दिया हुआ है जो एक समान रूप से इसकी सतह पर बिखरा हुआ है। मान लेते हैं कि धनात्मक आवेश Q है जिसकी वजह से उसका विभव जो बना वो V है। क्लियर? ये हमने गोलीय चालक माना जिसकी त्रिज्या क्या है R, जिसका केंद्र क्या है O, जिसको हमने धनात्मक आवेश दिया Q जिसकी वजह से उस पर विभव बना V, और ये Q जो आवेश है पूरी सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है। चलिए अब अगर मान लो हम बात करें धारिता की, यानी धारिता का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है C = Q/V। यानी कि जिस भी चालक की या जिस भी संधारित्र की धारिता हमें निकालनी हो, उस पर कितना आवेश दिया हुआ वो हमें पता हो और उस पर कितना विभव बन रहा है वो हमें पता हो, तो हम उस चालक की धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इस वाले केस में हम लोगों ने कितना आवेश दिया हुआ है, Q आवेश दिया हुआ है, और विभव कितना बन रहा है V। अब अगर मान लीजिए हम विभव की बात करें, अगर इन जनरल हम विभव की बात करें तो वो आता है KQ/R। ओके, अगर किसी गोलीय चालक के लिए विभव की बात करें उसकी सतह पर, तो वो क्या आता है KQ/R। अब इस विभव को इस धारिता वाले फॉर्मूले में यूज करें तो C बराबर हो जाएगा Q/V, यानी कि Q/KQ/R। ओके, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R/K, और इसी को लिखा जा सकता है 4πε0R। ठीक है, क्योंकि K का मान कितना होता है 1/4πε0। ओके, इसका मतलब मैं कह सकते हैं कि भाई किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है 4πε0R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया जिससे हम R त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमने बात की, ये सारी कहानी जो की है ये हमने निर्वात में की है। ठीक है, निर्वात कह दें या वायु कह दें, इसीलिए हमने क्या लिया है ε0। ε0 किसको प्रदर्शित करता है, निर्वात की विद्युतशीलता को। अब मान लीजिए यही सारी कहानी किसी माध्यम में हो रही होती, मान लेते हैं किसी माध्यम में, तो वहां C क्या हो जाएगा 4πε0εr। यही तो होगा ना भाई, अगर हम किसी माध्यम की बात करते हैं तो ε0 εr हो जाता है, और माध्यम में धारिता की बात कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूं CM। CM का मतलब कैपेसिटेंस मीडियम। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4πεr। ओके, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है ε0 εr। यानी कि कुल मिलाकर हमने किसी गोलीय चालक के लिए धारिता का मान ज्ञात किया, निर्वात में भी और किसी माध्यम में भी। कोई खास फर्क नहीं है, अगर निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता आएगी, और अगर माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। बात इतनी सी है। चलिए, ये कहानी हमें समझ में आ जाती है। अब इसी में एक और चीज समझते हैं, ये जो सारा काम किया हमने, ये SI सिस्टम में या मैं कहूं कि MKS सिस्टम में किया। अगर यही हम CGS पद्धति में करें तो क्या परिवर्तन होगा, देखो। अगर CGS पद्धति में करते हैं तो C = होता है Q/V, ये तो हमारा फॉर्मूला है ही। लेकिन CGS पद्धति में V क्या होता है Q/R।
ओके, सीजीएस पद्धति में V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर नहीं होता। ओके, सीजीएस पद्धति में V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर नहीं होता। क्या होता है? V इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। तो यहां से C का मान क्या आ जाएगा? Q अपॉन आर, यानी Q से Q कट गया, बचा क्या? R। तो हम कह सकते हैं धारिता इक्वल्स टू रेडियस, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर हो गया? रेडियस यानी कि त्रिज्या के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सीजीएस पद्धति में चलेंगे तो जितनी त्रिज्या का गोलीय चालक होगा असल में उतनी ही उसकी क्या होगी? धारिता होगी। अच्छा, अगर मान लो त्रिज्या अपनी 1 सेंटीमीटर है, क्यों? क्योंकि हम तो किस में बात कर रहे हैं? सीजीएस पद्धति में। तो धारिता कितनी हो जाएगी? 1 स्टेट फैराड। याद आ रहा है ना भाई? एसआई सिस्टम में धारिता का मात्रक होता है फैराड और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? स्टेट फैराड। तो अगर रेडियस त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो धारिता कितनी हो जाएगी? 1 स्टेट फैराड। ये कहानी भी हमें समझ में आ जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में हम लोग अगर बात करें आगे मानव शरीर की, भाई मानव शरीर भी तो क्या करता है? आवेश को संचित कर देता है एक लिमिट तक, उसके बाद वो संचित नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं कि मानव शरीर की धारिता ज्ञात की जाए। तो मान लेते हैं कि मानव शरीर आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। हमने मान लिया कि मानव शरीर जो है वो आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। इसका औसत द्रव्यमान मान लेते हैं हम। वैसे तो अलग अलग मनुष्य का अलग अलग द्रव्यमान होता है, हम एक औसत लेकर चल रहे हैं लगभग 60 किलोग्राम। ठीक है, चूंकि शरीर में अधिकतर मात्रा में पानी है तो हम इसका जो औसत घनत्व है वो लेकर चल रहे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने घनत्व लिया है मानव शरीर का। किस हिसाब से लिया है? क्योंकि मानव शरीर में लगभग क्या भरा हुआ है? पानी। तो हमने पानी का ही घनत्व ले लिया। पानी का ये घनत्व होता है किसमें होता है? सीजीएस में। ये घनत्व किसमें होता है? सीजीएस में। ठीक है, और इसको भी सीजीएस में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 ग्राम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो 60 इंटू 1000 ये द्रव्यमान हो गया। और दूसरे तरीके से मैं गोले का द्रव्यमान कैसे निकाल सकता हूं? आयतन इंटू घनत्व। भाई द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। तो मैंने यही किया। एक तरफ ये द्रव्यमान है जो हमारा ओरिजिनल द्रव्यमान है और एक तरफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। ये आयतन किसका है? गोले का, क्योंकि मानव शरीर को क्या माना है हमने? गोला। और ये घनत्व किसका? उसी मानव शरीर का, रो यानी कि डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, क्योंकि घनत्व तो कितना है? 1 है। और ये हो जाता है 60,000। यहां से अगर मैं आर निकालूं तो यह आ जाता है 60,000 बटे 4/3 पाई की पावर 1/3। क्लियर? यहां से हम आर निकालना चाहें तो ये पूरा 4/3 पाई कहां चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। और आर की पावर 3 है तो आर में से पावर क्यूब हटाएंगे तो वहां क्या चली जाएगी? 1/3। तो ये लगभग आर की वैल्यू निकलती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे हमने इस गोलीय चालक को मानकर आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू क्यों निकाली? क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने सीखा था कि भाई जितनी त्रिज्या होती है गोलीय चालक की असल में उतनी ही उसकी धारिता होती है। किसमें? सीजीएस पद्धति में। तो मानव शरीर की लगभग धारिता कितनी हो गई? 25 स्टेट फैराड। लगभग की बात कर रहे हैं। और जब इसको साइंटिफिकली बहुत एक्यूरेटली बहुत सिस्टम से इसको ज्ञात किया जाता है तो ये आ जाता है लगभग 30 स्टेट फैराड। क्लियर है सबको? चलिए बेटा।